ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे साथ, ठीक है। वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 3 एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं, आप दोबारा से देख रहे हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगी और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यही थी बिल्कुल सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो ध्यान देने की बात है, जो अल्फा और बीटा है वो 0 से पाई बाई 3 है और बात किस में चल रही है, साइन में। तो मैंने क्या किया, साइन का कर्व ड्रॉ किया, कहां से कहां तक, 0 से पाई में से, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इसी में लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बच्चों बीटा है, तो ये होगा अल्फा कोमा साइन अल्फा और ये होगा बीटा कोमा साइन बीटा। ऑलराइट, समझ आ रही है बात, ठीक है। और जो अल्फा बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा, वो है पाई बाई 3। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूं, लेट मी थिंक ऑफ इट। ओके, अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूं, देखना बच्चों, इसके मिड पॉइंट की अगर बात करूं मैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय 2। मैंने मिड पॉइंट ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिखा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा टाइप है, ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साइन अल्फा प्लस 3 साइन बीटा। समझ गए ना, लैम्डा और म्यू दोनों सेम वैल्यूज हैं, ठीक। तो मैंने ऐसे लिया है, ओके। अब मैंने वो इसको ऊपर ले गया ऐसे, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, तो इस केस में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 शुड बी greater than or equal to sin alpha plus sin beta by 2। क्लियर है गाइस, ओके। अल्फा प्लस बीटा दिया है पाई बाई 3, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, sin पाई बाई 6 greater than or equal to sin alpha plus sin beta by 2। sin पाई बाई 6 होता है 1 by 2, 2 से 2 कटेगा, दैट मीन्स sin alpha plus sin beta is always less than or equal to 1, hence proved। बच्चों समझ आई क्या ये कहानी, ठीक है, कैसे हुआ समझ आ गया होगा आई थिंक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट आ रही है दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री की, जल्दी ये भी देख लो कि जैसे कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, उसमें 3 पॉइंट है आपके पास, 1 2 3, ठीक है। ये A है अपना, B है, C है। इस पॉइंट का नाम है लेट्स से x1 f ऑफ x1, ये है x2 f ऑफ x2, ये है x3 f ऑफ x3। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, 3 पॉइंट्स है। अच्छा, इसका सेंट्रोइड होगा जो, तो आप जानते हो इससे, तो सेंट्रोइड को क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाय 3। ऑलराइट, जो सेंट्रोइड है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है और ट्रायंगल जो है वो इस कर्व के अंदर है प्रॉपर तरीके से। इन केस ऑफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स, अगर ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स है तो ट्रायंगल के जितने भी पॉइंट हैं वो अंदर ही हैं या नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट तो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज की है, जस्ट यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से समझ आएगी आई थिंक। अभी तुम्हारे बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं। तो सेंट्रोइड जो होगा वो किस पे लाई करता है, मीडियन पे लाई करता है, लेकिन होगा तो इस ट्रायंगल के अंदर ही, और उससे ये एक्स एक्सिस है, उससे अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस सेंट्रोइड से, ठीक है, तो उसके पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सही है ना। तो अगर मुझे ग्राफ पता चल जाता है कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी मैं लगा सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय 3। ऑलराइट गाइस, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड वाला केस भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2 पॉइंट के लिए करना है, 3 पॉइंट के लिए भी किया जा सकता है। ऑलराइट,
सिमिलरली क्या 4 पॉइंट के लिए भी किया जा सकता है? यस, 4 पॉइंट ले लो, उसके अंदर जो वो स्क्वायर बनेगा या जो भी है, जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल बनेगा कोई भी, तो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट के बारे में आप ऐसा कुछ निकाल सकते हो। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे आते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ओके, कॉपी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालें? तो dy बाई dx निकालो। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, क्या 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, ये है अपना कौन? dy बाई dx। इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये तो मेरा एक वो आ गया f डैश x, इसके बारे में नहीं मैं सोचूंगा। अब मैं तो कह रहा हूं कि इसका मैक्सिमा मिनिमा हमारा आंसर होगा, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मैंने कहा जब इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना हो ना, तो f डैश x के मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करो। तो इसके मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं इसका f डबल डैश x, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, दैट इज 6x माइनस 6। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये इसे ऐसे लिख देता हूं, चलो ये आ गया x इक्वल टू 1, जहां पे f डबल डैश x 0 हो रहा है और अपना साइन भी चेंज कर रहा है, देख रहे हो? तो मैंने कह दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन is x equal to 1. All right guys, point of inflection is x equal to 1. That's all. Clear? तो ऐसे फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अदरवाइज कंफ्यूज होते हो तुम लोग, ठीक, कि यहाँ पे ये 0 हो रहा है, अच्छा इस पे साइन चेंज होगा, इस पे नहीं होगा, ऐसी नोटंकियां करोगे, उससे बेटर है कि ऐसे सोचना, एकदम से क्लियर पिक्चर दिखेगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस 2 4 x माइनस 3 5। इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो y डैश निकाला सबसे पहले। y डैश के लिए मैंने ऐसे किया 4x माइनस 2 क्यूब x माइनस 3 5 प्लस x माइनस 2 की पावर 4 x माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 की पावर 4। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब कॉमन ले लेते हैं, जो चीज कॉमन ली जा सकती है, जैसे x माइनस 2 की पावर 3 कॉमन ली जा सकती है और x माइनस 3 की पावर 4 कॉमन ली जा सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ बचेगा ये 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 एंड 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये ऐसा आ गया कुछ, कितना आ गया ये 5x और प्लस 4x दैट इज 9x, और ये 12 और ये माइनस 10, तो माइनस 22, तो माइनस 22 ये आ गया बच्चों। ठीक, अब ये जो अपना आया है कौन? y डैश, इसका भी एक डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अब हमें, है ना? इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा y डैश का निकल के आएगा। क्लियर है? तो अब मुझे लग रहा है कि यार ये तो लेंथी जा रहा है, अब इनका अलग से डिफरेंशिएशन करूं, फिर देखूं कि वो कहां पे 0 होगा। ठीक है, उसे भी कैलकुलेट करना भारी पड़ेगा, तो उससे बढ़िया मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये भी बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन जब डबल डेरिवेटिव निकालना आसान ना हो तो ऐसे ही दिमाग लगाना चाहिए। अगर निकाल सकते हो जैसे इतना इजी तो निकाल लो, वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे वो दिक्कत आ रही है मुझे वो सही नहीं लग रहा डबल डेरिवेटिव निकालना, तो ऐसे ही सोचते हैं। फिर देखो ये कहाँ पे 0 हो सकता है, कहाँ पे 0 हो सकता है? मैं अगर बोलूं, चलो इसे ऐसे ही ले लो, ये fx है, ये f डैश x है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि f डैश x इक्वल टू 0 कि सॉल्यूशन क्या क्या है, वो है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड 22/9, और ये दोनों क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। क्यों? देखो ऑड पावर्स हैं, x 2 से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, 2 से छोटा होगा तो नेगेटिव, मतलब इफेक्ट डालेगा। ओवरऑल मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव, लेकिन हाँ
ये जैसे ही x 2 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो अपने साइन का इफेक्ट पूरे एक्सप्रेशन पे डालेगा या नहीं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये है पॉइंट ऑफ समथिंग मैक्सिमा और मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ समथिंग मैक्सिमा और मिनिमा होगा गारंटेड, क्योंकि एक तो f' जीरो हो रहा है और f' अपना साइन भी चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन x = 3 पे भी f' जीरो हो रहा है लेकिन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स x = 3 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट बच्चों, क्या x = 3 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, जैसे कि मुझे दिखा कि x = 3 पे स्लोप तो 0 हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहले भी इंक्रीजिंग था, अब भी इंक्रीजिंग है और स्लोप 0 हो गया। पहले भी इंक्रीजिंग था, अब भी इंक्रीजिंग है और स्लोप हो गया 0। तो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x = 3 इज एन व्हाट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो x = 3 क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन से आपको ये समझ आई होगी चीजें कि भाई दिमाग ऑन रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज पे स्टिक हो गए, नहीं अब तो मुझे f'' ही निकालना है। अरे तुम्हें सारी चीजें बता दी मैंने, तो जो भी मेथड कन्वीनियंट पड़े क्वेश्चन में उससे करो। ऑलराइट, ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन मैक्सिमा मिनिमा। कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम आएंगी बहुत सारी अलग अलग टाइप की, ठीक है। जैसे एक कोई मटेरियल है, उससे आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, सिलेंड्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ट्रायंगुलर है, कॉनिकल है, कैसा भी डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मिल सकते हैं। तो वो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो मटेरियल है, अगर मुझे इस वॉल्यूम का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है, इस वॉल्यूम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो बताइए कौन की हाइट या रेडियस मुझे कितनी रखनी चाहिए सो दैट जो मटेरियल है वो मिनिमम यूज हो, कितना मिनिमम यूज, ठीक है, मटेरियल का मिनिमम यूज हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग चीजें होंगी बहुत। कई बार आपको कोई चीज को मैक्सिमाइज करना होगा, मैक्सिमम होना चाहिए, कुछ चीजों को मिनिमम करना होगा, मिनिमाइज, राइट। जैसे वॉल्यूम हो गया, एक मटेरियल दे दिया, आप क्वांटिटी फिक्स कर दी मटेरियल की, ठीक है। अब आपको एक कंटेनर बनाना है, एक कंटेनर बनाना है, किस शेप का, कॉनिकल शेप का या सिलेंड्रिकल शेप, कुछ भी दी जा सकती है। तो बताइए उसकी रेडियस और हाइट मतलब क्या होंगी सो दैट उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब मटेरियल तो फिक्स है लेकिन वॉल्यूम जो रहे उसका वो मैक्सिमम हो। ओपन शेप है ना, तो मैक्सिमम मटेरियल, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम का एक बर्तन जो है वो बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो उन्हें कैसे टैकल करेंगे उसका प्रोसीजर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। देखिए जैसे स्टेप 1 क्या कह रहा है कि इफ पॉसिबल मेक अ डायग्राम फर्स्ट। स्टेप 1 याद रखें, ये सारे जो स्टेप है ना उन्हें याद रखोगे तो बहुत क्वेश्चन एकदम इजीली हो जाएगा गारंटेड। अगर ये याद नहीं है तो दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि मेंस, एडवांस हर एक जगह आते हैं, बोर्ड में भी जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इस टॉपिक से। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें करने के लिए भी बहुत अच्छे से आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। और स्टेप्स अगर याद रहे बिल्कुल एकदम तरीके से, ठीक है, तो गलती नहीं करोगे और परफेक्ट आंसर निकालोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो देखिए जैसे स्टेप 1 है इफ पॉसिबल मेक अ डायग्राम ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपको दी गई है उसका एक डायग्राम बना लो। सबसे पहला काम ये कर लें, ठीक है, वो चीजें हम देखेंगे। जैसे मान लो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उनके बीच में एक रोड रखी हुई है, वो स्लिप हो रही है, ठीक है, वो स्लिप कर रही है। तो बताइए कौन से इंस्टेंट पे, इंस्टेंट कह दूं या ये कह दूं कि बताइए मैक्सिमम एरिया क्या होगा जब वो गिर रही है और जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो बताना है कि कोई एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब वो एरिया मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम एरिया कितना होगा ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो उसका मैंने क्या किया, एक सिचुएशन का डायग्राम बना लिया,
दो परपेंडिकुलर लाइंस बना ली, उसके बीच में एक लाइन बना ली। अब मैंने दिखा दिया कि अच्छा ये जो पॉइंट है ये नीचे की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। ऑलराइट, तो वो सिचुएशन की बात हो रही है कि आप सिचुएशन का डायग्राम बना लो तो चीजें इजी हो जाएंगी। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसमें कौन की शेप बना ली आपने, उसकी हाइट को लेट कर लिया, रेडियस को लेट कर लिया, तो वो चीजें भी अभी आगे आएंगी। तो सबसे पहली बात क्या थी कि इफ पॉसिबल देन मेक अ डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप इज ट्राई टू मेक असिमेट्रिक डायग्राम। व्हाट डज इट मीन? भाई जब भी डायग्राम बनाएंगे हम अधिकतर ना क्या करते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं। जैसे जैसे उसने कहा ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर रहा है वो कुछ, कि एरिया मैक्सिमम हो, तो हम क्या करते हैं जनरली ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं और फिर अपने अजम्पशंस लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसकी साइड की लेंथ x है तो इसकी भी x हो जाएगी। ऐसी उल्टी सीधी चीजें करना शुरू कर देते हैं हम। क्लियर? ये क्यों होता है? क्योंकि जब सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं तो कभी भी आपको ट्रायंगल लेट करना है तो ऐसा करो। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि भाई ट्रायंगल लेट किया तो कुछ लोग बोलने लगते हैं अच्छा सेंट्रोइड ही सर्कम सेंटर होगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, एक जैसा है साइड साइड, तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो उसमें तो होता ही है, उसमें आपको फील भी होगा, लेकिन क्या हर एक में होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, सर्कम सेंटर पूछ लिया कि अंदर लाई करता है क्या ट्रायंगल के? क्या किया, ट्रायंगल ऐसा बनाया, फिर कहा यार सर्कम सेंटर तो अंदर ही लाई करना चाहिए। अरे ऐसा बना के देखो ना, लग जाएगा पता अंदर लाई करेगा क्या। बात समझ गए? तो ऐसा ट्रायंगल बनाया होता तो सही आंसर दोगे कि सर्कम सेंटर तो बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो गलतियों से बचने के लिए मैंने स्टेप 2 आपको लिखा है कि ट्राई टू मेक असिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक मत बनाइए, थोड़ा सा अलग बनाइए सिचुएशन। ट्राई टू डिफाइन वेरिएबल्स, कीप देम मिनिमम इन नंबर्स। अब क्या करें, जैसे आपने डायग्राम बना दिया, अब जो भी चीजें वेरिएबल हैं, जो भी वेरी कर रही हैं, जैसे मैंने बताया ये रोड है, ये रोड स्लाइड कर रही है, तो मैंने कहा कि ओरिजिन से जो ये वाला इसका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो भी, ठीक है, इससे ये जो पॉइंट है ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये आगे की ओर स्लाइड कर रहा है। तो मैंने ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मान ली x, इसकी डिस्टेंस मान ली y। ये काम तो हम रेट ऑफ चेंज में भी कर चुके हैं, ठीक है, वही काम है ये बिल्कुल ठीक। ओके, ट्राई टू डिफाइन वेरिएबल्स, तो मैंने डिफाइन कर दिए वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एंड कीप देम मिनिमम इन नंबर्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो नंबर्स में उन्हें कम से कम रखो, कम से कम, ठीक है। यहाँ पे बात ध्यान रखें, जैसे देखो एग्जाम्पल देखते रहना साइड में, यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता रहूंगा, इनको ध्यान से देखते जाएं। जैसे देखो ये स्लाइड कर रही है, इसकी लेंथ l है, तो एक बंदे ने इसे x लिया, एक y लिया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, वेरिएबल, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा होशियारी से काम किया और वेरिएबल ये लेंथ l है और इसे मैंने मान लिया थीटा। एंगल चेंज हो रहा है या नहीं, जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है, तो उससे क्या फायदा हुआ, ये मुझे मिल गया l cos थीटा और ये मिल गया l sin थीटा। अब थीटा की टर्म्स में ही है दोनों चीजें, तो जो वेरिएबल है वो थीटा है सिर्फ, सही बात है, ठीक है। तो ये बेटर है, ये बेटर, ऑब्वियसली ये वाला बेटर है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कीप देम मिनिमम इन नंबर्स। बात समझो, गलत ये भी नहीं है, लेकिन बेटर ये है। अगर वेरिएबल्स कम रखे जाएं तो बढ़िया है, और वेरिएबल जनरली कम एंगल के को अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उससे जनरली वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, जनरली वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखा दूंगा, चलो इसे लिखा रहने देता हूं, l sin थीटा। जैसे एक कोन है, ओके, अब मैंने इसका ना ये सेम ही एंगल थीटा लेट कर लिया, ये चेंज हो रहा है, इसकी रेडियस, हाइट, सब कुछ अलग कैसा भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल दिया है मुझे, ठीक है, फिक्स मटेरियल, उससे कौन बनाना है और उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कौन बनना चाहिए। तो मैंने कहा यार मान लेते हैं ये एंगल ना जो थीटा है, तो इसको मैंने मान लिया क्या,
इसको मैंने मान लिया x। ऑलराइट, तो अगर ये x है और ये थीटा है तो अब मैं और चीजें भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। क्लियर है बच्चों? या तो एक चीज कोई फिक्स हो ऑलरेडी, तब मैं उसी की टर्म्स में लिख सकता हूं इसको। ऑलराइट, बात को समझे? ठीक, तो इसको x लिया, इसको थीटा लिया, तो इसका पता चल जाएगा मुझे। देख लो, साइन थीटा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय लेट्स से इट इज y, तो y कितना हो गया, x कोसेक थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, x कोसेक थीटा। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी निकाल सकता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू x बाई एच, और h कितना है, x cot थीटा। तो ये हाइट भी मैंने लिख दी x cot थीटा। तो अब मैं इन्हीं के टर्म्स में हर चीज लिख सकता था। ये फायदा हो जाता है मुझे कई बार। ठीक है, तो ज्यादा से मतलब कोशिश ये रखनी चाहिए कि वेरिएबल जितने कम हो सके उतने कम लें। और जब भी कभी थीटा को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जब भी कभी थीटा को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो वेरिएबल्स को कम करने में हेल्प करता है। और ये चीज ऐसी है जो हमारे दिमाग में सबसे लास्ट में आती है कि थीटा लेना। अधिकतर दिमाग में आता है एक्स ले लो, इसे वाई ले लो, तो बेस्ट होता है थीटा लेना। ऑलराइट, अगर पॉसिबल है तो इस टाइप से कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एक्स लो और वाई लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्राई करना है मिनिमम करने का। फिर बताता हूं कि उनके साथ क्या करना है, वो आगे चीजें मिलेंगी आपको। अब ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज्ड। जिस क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, अब ऑप्टिमाइज क्या है, ऑप्टिमाइज क्या है, ऑप्टिमाइज करना किसी भी चीज को, इसका मतलब है कैसे देखना, इफेक्टिव बनाना उसे। इफेक्टिव बनाना मतलब देखो ध्यान से, जैसे बिजनेस है, कोई बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना है। बात को समझो, बिजनेस है उसमें प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। समझे, एक बिजनेस में प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज, जैसे एक मुझे बर्तन बनाना है, कोई भी कॉनिकल शेप्ड, ठीक है, उसमें मुझे मटेरियल यूज करना है कुछ, तो मैं कह रहा हूं मटेरियल को ऑप्टिमाइज कीजिए। क्या, मटेरियल टू बी ऑप्टिमाइज्ड विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉनिकल शेप, ठीक है, एंड दैट मटेरियल इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मटेरियल मिनिमम हो, मिनिमाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कम से कम लगे तभी तो ऑप्टिमाइज होंगी ना चीजें, मेरे फेवर में कब आएंगी कि यार मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो उसमें क्या होना चाहिए, मटेरियल कम से कम लगे, तो मेरे फेवर की चीज होती है ऑप्टिमाइज करना। इसका मतलब ये है, मटेरियल की जब बात हुई तो वो होना चाहिए कम, और प्रॉफिट की जब बात हुई तो वो होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या बोल रहा है वो। ऑप्टिमाइज बोलने का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा, मैंने दोनों की बात कर ली एक साथ। ठीक है, अगर वो बोलता है कि भाई ये करना है, एक बर्तन बनाना है और मटेरियल को ऑप्टिमाइज कीजिए, इसका मतलब मिनिमाइज कीजिए मटेरियल को। और प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट को वो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमाइज करने को। ऑलराइट, चलिए ये बात समझ आ गई। तो ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज, जो क्वांटिटी ऑप्टिमाइज करनी है, जो मटेरियल का वॉल्यूम है जो, ठीक है, वी, राइट, या कुछ भी, जो भी चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी है। जैसे इन दिस केस एरिया, एरिया को आप इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिख लो। जैसे आपने क्या लिख लिया, एरिया इज 1/2 x इंटू वाई, आपने ये लिख लिया, क्या, 1/2 x इंटू वाई। ठीक है, अब एरिया को आपको ऑप्टिमाइज करना है ना, ऑप्टिमाइज किया, इसमें तो अलग से देना पड़ेगा उन्हें कि मिनिमाइज करना है, राइट। ओके, तो ट्राई टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में आप कोशिश करें उसे कन्वर्ट करने की। जैसे आपने क्या किया, इसका एरिया जो ट्राइंगल है उसका एरिया लिखा 1/2 x इंटू वाई। ओके, अब कितने वेरिएबल आ गए, 2, x एंड y। तो मैंने यहां पे लिखा है कि ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल फॉर्म। वो कैसे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैट वेरिएबल्स।
इफ पॉसिबल। बात को समझते रहना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी शायद नोट करना पड़े तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही आपने दो वेरिएबल सेट किए x एंड y, तो आपको कोशिश करनी चाहिए वहीं के वहीं आप उनके बीच में एक रिलेशन भी लिख लो इफ पॉसिबल। जैसे मैंने यहां पे लिख लिया x² + y² = l²। ठीक है, अब ये रिलेशन है x और y में। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो क्वांटिटी को आपको ऑप्टिमाइज करना है उसे ट्राई करो सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करने की। सिंगल वेरिएबल, तो जैसे एरिया था 1/2 xy, तो मैंने y की जगह लिख दिया l² - x², तो 1/2 x √l² - x²। ये सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज हो गया या नहीं? अच्छा, अगर ना करें तो देखो, ना करो तो दो वेरिएबल्स होंगे आपके पास। ठीक है, और जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ा है। जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा है? सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जबकि डबल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। तो पक्का है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, मतलब आप उसे सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। फिर भी अगर नहीं होता है, फिर भी अगर वो क्वांटिटी जो है जैसे एरिया है x और y की फॉर्म में ही है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो ये पक्का है कि ये अब हमारे कोर्स से बाहर आ गया। अब आप डिफरेंशिएशन से नहीं काम कर सकते, ये पक्का है। अब भी कुछ तरीके हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, in terms of single variable, not if quantity to be optimized, जो क्वांटिटी ऑप्टिमाइज करनी है contain more than one independent variable, अगर उसके एक्सप्रेशन में more than one independent variable है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया कि what is independent variable? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, जैसे x × y, 1/2 x × y आपको पता चला एरिया है। अब आपको सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? x और y का रिलेशन फाइंड करोगे, तो फाइंड कर लोगे, चेंज कर लोगे, लेकिन फाइंड हो ही नहीं पा रहा है, फाइंड नहीं कर पा रहे हो। और फाइंड नहीं कर पाने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपके दिमाग काम नहीं कर रहा सही से, दिमाग काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कह सकते, वो क्वेश्चन छूटेगा फिर। लेकिन अगर आपका दिमाग भी काम कर रहा है, सब कुछ ओके है, फिर भी x और y में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो कैसे रिलेशन आएगा? नहीं आएगा ना। समझ गए? बस यही है, x और y एक दूसरे से किसी भी सेंस में कनेक्टेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो दिक्कत की बात है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली किसी एक रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और एक को दूसरे की फॉर्म में आप लिख पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इफ क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज्ड कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट विल बी सॉल्व्ड बाय सम अदर मेथड्स। पक्का है, डिफरेंशिएशन से हाथ से निकल गई आपके बात। अब आप कुछ अदर मेथड्स हैं जैसे AMGM जैसा मेथड, ठीक है, इस टाइप के मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। AMGM को यूज कर सकते हो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं तो। क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। जो दूसरा वेरिएबल है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो तो x और y एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब पूरी सिचुएशन को एक सिंगल वेरिएबल में मैं चेंज कर सकता हूं। तब क्या? तब आएंगे हम स्टेप 5 पे। अब स्टेप 5 में क्या मैंने सबसे पहले लिखा कि नाउ टू ऑप्टिमाइज द क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए फर्स्ट चेक फॉर फॉलोइंग मेथड्स। देखो, सबसे पहले सीधा डिफरेंशिएशन पे आ जाना वो भी सही नहीं है, समझ गए? सीधा डिफरेंशिएशन पे भी मत आओ, पहले ट्राई करो जो एक्सप्रेशन आ गया सिंगल वेरिएबल में। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा AMGM। अगर AMGM से डायरेक्ट आंसर आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं देखूंगा, क्या पता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू मुझे पता होती है,
माइनस डी बाई 4 है, एट कहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ये चीजें मुझे पता है ऑलरेडी, तो बिल्कुल मैं इसकी हेल्प से भी मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। थर्ड थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी सिखाई थी, तो उन मेथड्स को भी आप यूज कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। क्लियर? जैसे a sin लेट्स से a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम क्या होती है? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेथड्स थे जो वहां पे पढ़ाए गए हैं, उनसे अगर पॉसिबल हो तो कर लो। अगर आप देखते हैं कि इन तीनों से पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम इस चैप्टर में ऐसा मिलेगा आपको कि इन तीनों से पॉसिबल नहीं होगा। मैं तो वो कह रहा हूं कि अगर पॉसिबल हो जाए तो बिना बात आगे वाले मेथड पे जाने का कोई मतलब नहीं है, यहीं से कर लो, ये इजी है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इस पे आओ। अच्छा, एक बात और कि बाय चांस आप भूल गए ये चीज चेक करनी और आप सीधे इस पे आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसलिए लिखवाए हैं कि थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ऑलराइट, तो मैंने कहा इफ these methods do not work then apply differentiation method। अगर ये मेथड्स जो ये तीन मेथड्स मैंने लिखे हैं ये वर्क नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है? then apply differentiation method। differentiation method you know very well, बस मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, apply differentiation method and solve f dash x equal to 0। what? f dash x equal to 0 को सॉल्व करना है, सिंपल। क्या? f dash x इक्वल टू 0। ऑलराइट गाइस, मतलब उसे डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 पुट कर दो। वहां से उस इक्वेशन को सॉल्व करके लेट से आपके पास आया x इक्वल टू अल्फा। एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है? मैंने मान लिया एक आया सिर्फ, x इक्वल टू अल्फा। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा x इक्वल टू अल्फा, ओके, और जो भी क्वांटिटी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी थी उसमें सीधा डाल दिया f अल्फा, आपका आंसर। मतलब जैसे एक फंक्शन दिया fx, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैंने क्या किया? f डैश x निकाला, इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से आया x इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा सीधा मैंने फंक्शन में डाल दिया, f अल्फा बोल दिया कि ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या ये बात सही है? क्या x इक्वल टू अल्फा मैक्सिमा ही आएगा? ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों, ठीक है? तो कई बार गलत हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखें जो यहाँ पे लिखा है। ये क्या है कि नाउ फाइंड x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो नाउ एनालाइज x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जो पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? पहले तो ये एनालाइज करो साइन चेंज से या डबल डेरिवेटिव से, आप यू नो वेरी वेल। फिर एंड ऑल्सो एनालाइज व्हाट इज टू बी फाउंड मैक्सिमा और मिनिमा। और ये भी देखो कि आपको भाई फाइंड क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा। मान लो फाइंड तो मैक्सिमा करना है और x इक्वल टू अल्फा पे आ रहा है मिनिमा, तो प्रॉब्लम की बात है, ठीक है? ऑलराइट, तो इन चीजों का ध्यान रखें आप। पहले x इक्वल टू अल्फा को भी ऑब्जर्व कर लो, इस पे मैक्सिमा मिनिमा है, या फिर एनालाइज व्हाट इज टू बी फाउंड मैक्सिमा और मिनिमा। क्या फाउंड करना है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, आई होप समझ आ गए होंगे। इनको जल्दी से कॉपी करेंगे और देन आगे भी बढ़ेंगे। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब भी कोई पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ, लेकिन जब उन्हें क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से जो मैंने अभी बताया है, जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर एक बार में नहीं समझ आई तो रिमाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऑलराइट, बहुत परफेक्टली हर चीज का एग्जांपल के साथ मैंने सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑलराइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।